नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला आज आपके सामने एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर से नया लेक्चर लेके उपस्थित हुआ हूँ। पहले जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि मध्य प्रदेश की जो सीरीज है हमारी रेगुलर आ रही थी, क्योंकि कुछ पारिवारिक कारणों के या पर्सनल व्यक्तिगत समस्या के कारण हम थोड़ा सा इसको रोक दिए थे, लेकिन आज से फिर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें आज नया टॉपिक हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं, जो है कि मध्य प्रदेश की कृषि। यानी कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक देख लिए थे मध्य प्रदेश से संदर्भित, कि मध्य प्रदेश में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, करीब 10-12 टॉपिक हमने देखे थे, जिसमें अपन ने जो सर्वप्रथम टॉपिक देखा था कि मध्य प्रदेश का गठन देख लिया था, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिले और संभाग, साथ ही साथ आपने वन देख लिया, वन के साथ साथ वन संपदा, आपने जलवायु देखी, मिट्टी देखी, है ना, और आपने ऊर्जा क्या कहते हैं खनिज संसाधन भी देख लिए थे। ये सब सारी चीज़ें आपने देख चुकी थी। लेकिन अब आज जो नया टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग के कृषि के संदर्भ मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं भारत की। तो यदि भारत की बात की जाए कि जैसे हमारा जो देश है भारत, जैसे कि भारत देश के बारे में बात करें कि हमारे भारत में आप देखेंगे कि कृषि योग्य भूमि या जो कृषि है, मतलब कि भारत के कहा भी जाता है एक कृषि प्रधान देश, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर यहाँ के निवासी हैं या जो ज़्यादातर जनसंख्या है किस पर निर्भर है, कृषि पे निर्भर है, या जो हमारी अर्थव्यवस्था है कृषि पे ही निर्भर है। तो इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है ना। तो जिस प्रकार भारत को आपको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश को भी, जैसे कि हमारा देश भारत है कृषि प्रधान, उसी तरह मध्य प्रदेश की भी जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान ही अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यदि आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश का पूरी तरह से अवलोकन करेंगे, आंकड़ों की बात करें या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आप देखें तो जो कृषि योग्य भूमि आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो सर्वाधिक निवासी हैं ये किस प्रकार है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषक जनसंख्या ही आपको देखने को मिलती है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जो पूरी तरह से आपके कृषि पे ही निर्भर है, या जिनका काम केवल कृषि करना और उसी पे निर्भरता। अब कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से है, जैसे कि कहीं पे अन्य काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कृषि का भी काम कर रहे हैं। मतलब कि देखा जाए कि मध्य प्रदेश की लगभग आबादी, जो पूरी आबादी में आप देखें कि ये आपकी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पे ही निर्भर है या कृषि कार्य में संलग्न है। तो बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की थोड़े से, हालांकि आप देखें कि कुछ समय पहले तक आज से मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता था, बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ सुधार हुए, जिससे कि आज बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश उभर चुका है और एक आपके किस तरह के विकासशील राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश प्रवेश कर चुका है। अब मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश देखें कि जिस प्रकार हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी आपकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। यदि बात करें कि मध्य प्रदेश के लगभग आपके 50% भूमि पर, लगभग 50% भूमि पर कृषि की जाती, यानी कि जो मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है, इसके लगभग 50% भूमि पर क्या की जाती है, कृषि कार्य की जाती है। और मध्य प्रदेश की कुल आबादी, यानी कि जो 7-26-26-809 है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसका लगभग 80% जनसंख्या आपके किस पर, आपके कृषि कार्य पे निर्भर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि जो कुल क्षेत्रफल का 50%, यानी आंकड़े आपको दिख रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा भूमि आपके क्या होती है, कृषि कार्य के लिए, और आपके जो 80% आबादी है वो किस पर निर्भर है, आपके कृषि पे निर्भर है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक फसल है जिसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, और उसी के कारण मध्य प्रदेश को क्या नाम दिया गया है, सोया प्रदेश का नाम भी दिया गया है।
तो अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में, चूंकि अब पिछले 2-3 वर्ष, पिछले 4-5 वर्षों से मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी कि गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन सोयाबीन की अधिक उत्पादन के कारण आपके मध्य प्रदेश को क्या दिया, सोया प्रदेश नाम दिया गया। अब देखें कि मध्य प्रदेश में जो कृषि उत्पादन निरंतर प्रगति पे है, तो लगभग पिछले 5 से 6 वर्षों में आपके लगातार आपके मध्य प्रदेश को कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको क्या दिया गया है, कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को। तो अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे देखिए कि कृषि का तात्पर्य केवल फसलों को उत्पादित करना ही नहीं है। कृषि के अंतर्गत यदि आप देखें तो सभी चीज़, जैसे कि आपके कृषि हो गई, फसलों का उत्पादन है ना, इसके साथ साथ आपके पशुपालन भी सम्मिलित है। इसी तरह आपके जो बागवानी फसलें हैं ये भी आपके सब पूरा जो है किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत सम्मिलित है। तो मध्य प्रदेश के आंकड़ों के संदर्भ में यदि बात देख लेते हैं कि कृषि के संदर्भ में क्या क्या मध्य प्रदेश की स्थिति है, तो देखिए पहले तो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में जो कृषि है लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर, मध्य प्रदेश में लगभग 50% भूमि पे आपके क्या की जाती है, कृषि कार्य किया जाता है। और कितनी आबादी निर्भर है मध्य प्रदेश की, 80% आबादी आपके किस पर निर्भर है, कृषि कार्य पे निर्भर है। और यदि बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में देश के जो कुल उत्पादन है उसका कितना, तो मध्य प्रदेश में देखें कि मध्य प्रदेश में जो पूरे देश का कुल उत्पादन है कृषि उत्पादन, उसका लगभग 4.5% आपके कहां से, आपके मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। यानी कि मध्य प्रदेश में देखें कि मध्य प्रदेश आपके कितने उत्पादन में 4.5% आपके देश का कुल उत्पादन का योगदान अपना करता है। यदि स्थान की बात करें कि मध्य प्रदेश कुल उत्पादन, यानी कि देखिए कुल उत्पादन से तात्पर्य ये है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुल उत्पादन से मेन तात्पर्य है कि जो सभी प्रकार के कृषि उत्पादन किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की यदि कुल उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश कुल उत्पादन में 4थे स्थान पे है, मतलब कि देश में 4था बड़ा राज्य है जो आपके सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से है, 4था बड़ा राज्य है। यदि अनाज उत्पादन यानी कि आपकी बात करें कि अनाज उत्पादन की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश, या खाद्यान्न उत्पादन की, तो इसमें मध्य प्रदेश आपके कौन से स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। ठीक है, तो देखिए पहले डाटा की बात करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला तो कितने 50% भूमि पर कृषि कार्य, लगभग 80% आबादी निर्भर है और देश के कुल उत्पादन का 4.65% आपके उत्पादन। और यदि कुल उत्पादन की बात करें तो इसमें 4थे स्थान पे है। और यदि अनाज उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 9वें स्थान की। ये आंकड़े आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहे होंगे कि कुल उत्पादन और अनाज उत्पादन की बात करें तो आपको मालूम होगा कि जैसे कि फसलें होती हैं, सभी प्रकार की फसलें उत्पादित होती हैं, जो कि कुछ खाने योग्य उत्पादित होती हैं लेकिन कुछ व्यावसायिक पर्पस से उत्पादित की जाती हैं। जैसे कि आप देखें कि गेहूं है, चावल है, दाल है, ये सब सारी चीजें आपके किसके, खाद्यान्न के लिए। लेकिन जो सोयाबीन अधिकतम की उत्पादन, हम कहते हैं, आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि यदि कोई व्यक्ति है, उसकी वर्ष भर की आवश्यकता 2 क्विंटल गेहूं की है यानी कि खाने के लिए, लेकिन सोयाबीन उसके यहाँ सर्वाधिक उत्पादित होता है, तो क्या वह पूरा सोयाबीन किसके लिए, आपके खाने के लिए उपयोग करेगा? नहीं, जो उसके आवश्यकता होगी 10 किलो 50 किलो जो भी होगी उतना यूज करेगा। लेकिन गेहूं की अपेक्षाकृत कम। तो खाद्यान्न फसलों का यानी कि खाने, अब जैसे कि मध्य प्रदेश में बात करें कि मूंगफली भी उत्पादित है, आपके गन्ना उत्पादित होता है। गन्ना तो सीधी तरह आपके कहाँ पे जाता है, शक्कर जो मिलें हैं इनके चीनी मिलों के लिए जाता है, अफीम और ये सारी चीजें। मतलब कि जो अनाज उत्पादन यानी कि जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, चना, है
ना, ये सारी चीजें। और कुल उत्पादन में मतलब कि जो फसलें किसके, खाद्यान्न के फसलों के उद्देश्य से, यानी खाद्यान्न प्राप्त करने के उद्देश्य से, और जो फसलें व्यापारिक उद्देश्य से भी उत्पादित किए जाती हैं, वो उनके सभी को जोड़ के यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है किसके, कुल उत्पादन में। और अनाज उत्पादन की यदि बात करें तो अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश 9वें स्थान पे है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे देखा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल कौन से उत्पादित होती है, तो मध्य प्रदेश में आप देखें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो फसल बोई जाती है ये है आपके गेहूं, और उत्पादन भी पिछले कुछ वर्षों से गेहूं का ही सर्वाधिक हो रहा। याद रखना, गेहूं का उत्पादन ही सर्वाधिक हो रहा है, जबकि ये लगभग मध्य प्रदेश के 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर बोई जाती है और इससे सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। जबकि सोयाबीन जो दूसरी प्रमुख फसल है ये मध्य प्रदेश के लगभग 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर बोई जाती है, और इसका उत्पादन गेहूं की अपेक्षाकृत कम है, यानी कि दूसरे नंबर पे स्थान है किसका, आपके सोयाबीन के उत्पादन का। तो जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो कुछ और आंकड़े देख लेते हैं कि कौन कौन से आंकड़े आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, या तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा। अब यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य रकबा कितना है, मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य रकबा की बात करें, जो मध्य प्रदेश का कुल कृषि योग्य रकबा है, यानी कि कृषि कार्य हेतु जो आपके आरक्षित स्थान है या जिसमें आपके कृषि कार्य की जाती है, तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि यह जो रकबा है मध्य प्रदेश में लगभग 240 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है कुल कृषि योग्य रकबा, जिनमें से आपके कुछ खरीफ के फसल, कुछ क्षेत्रों में आपके केवल रबी की फसल या आपकी दोनों फसलें आपके उत्पादित की जाती। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें जो कुल कृषि योग्य रकबा है 240 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल तो है, लेकिन कुछ क्षेत्र एक फसली, द्विफसली, बहुफसली, मतलब कि इसके अंतर्गत टोटल जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है ये है आपके, जो प्रति रिपोर्टों में आपके आंकड़ों में दर्ज है, ये कितना है आपके 240 लाख हेक्टेयर कुल कृषि योग्य रकबा। अब यदि बात करें कि ये जो कुल कृषि योग्य रकबा है, और ये दूसरा आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि ये तो टोटल है, और इसमें से जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ये लगभग 152 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल देखने को मिलता है। अब ये क्या है भाई, यदि 152 लाख हेक्टेयर ये यदि कुल कृषि योग्य रकबा ये है, तो फिर ये क्या है, मतलब कि ये जो आपके कुल कृषि योग्य रकबा है ये आपके कृषि के लिए है तो है, लेकिन इनमें से कुछ स्थानों पे जैसे कि कृषि कार्य नहीं होता, कुछ कृषि कार्य वाले जो क्षेत्र हैं इसमें आपके कई सालों से बंजर पड़े हुए हैं। लेकिन जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र से तात्पर्य है कि ये जो आपके प्रतिवर्ष जिसमें आपके फसलों का बुवाई की जाती है, चाहे वो एक फसली हो, चाहे दो फसली हो, या दोनों फसली में बुवाई की जाए, या आपके तीनों तरह की फसलों का उत्पादन किया जाए, रबी, खरीफ एवं जायद फसलों का भी आपके इनसे ली जाए। तो जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ये कितना है आपका, लगभग आपका 152 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आपके कितना देखने को मिलता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपके देखने को मिलता है। इसमें से ये जो आपके कुल कृषि योग्य शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, इसमें देख लिया आपने कि कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण है कुल कृषि योग्य शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कौन सी फसल आपके सर्वाधिक होती है। इसके साथ साथ आप देखें कि मध्य प्रदेश में यदि आप सिंचित क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के सकल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें, जिसमें कि लगभग मध्य प्रदेश के 33.5% भूभाग पे आपके क्या है, सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। मतलब कि ये जो कृषि योग्य भूमि है इसके 33% भूभाग पे आपके क्या है, सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है, जो कि लगभग आपके कितना है 89.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में है आपके। और जो बाकी क्षेत्र है इनमें से कुछ क्षेत्र से असिंचित है, जैसे कि इसमें आपके रबी की फसलों के समय इनको पर्याप्त पानी की
आपूर्ति नहीं हो पाती, तो ये बुआई नहीं हो पाती, केवल खरीफ की फसलों में हो पाती है। मतलब कि यदि सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश का कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग आपके कितने प्रतिशत भूभाग, आपके 33.5% भूभाग आपके क्या है, सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। और यदि बात करें कि जो मध्य प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि है, इसका कितना भूभाग आपके क्या है, बंजर है। तो बंजर भूमि की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है या कृषि योग्य भूमि है, उसका लगभग 8% क्षेत्रफल आपका क्या है, जो पड़ती योग्य यानी कि बंजर भूमि है, जो कि आपके जहां पे आपके कृषि कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये तो हो गए कृषि के संदर्भ में कुछ आंकड़े, हमने बात कर लिए कि कौन कौन से कृषि के संदर्भ में आंकड़े हैं, या कृषि के संदर्भ में अपन ने देख लिया कि मध्य प्रदेश की कृषि किस प्रकार की कौन सी फसलें उत्पादित है, और कुछ आंकड़े देख लिए कि कृषि योग्य कितना रकबा है, कितना आपके पड़ती योग्य बेकार रकबा, और आपके शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, ये सब सारी चीजें। इसके साथ साथ आपको अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि ये तो कृषि की बात हो गई। अब यदि मध्य प्रदेश में फसलों की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं या किस किस प्रकार की, तो आपको मालूम होगा कि फसलों का जो आपके भारत की बात करें तो भारत में यदि देखने को मिलता है कि आपको लगभग 3 प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं। एक तो रबी के मौसम में आपके उत्पादित की जाती, दूसरी आपके खरीफ के, और तीसरा जो होती है जायद फसलें, या जो आपके रबी के बाद के मौसम जो होता है उससे लेकर खरीफ की फसल शुरुआत होने के पहले। तो जो रबी की फसल होती है ये अभी जो वर्तमान समय में, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, आपके सरसों हो गया, तो ये आपके रबी की फसलों की जो बुआई होती है, तो हम यदि बात करें डेट के हिसाब से तो लगभग आपके नवंबर या 15 अक्टूबर के बाद से या नवंबर के प्रारंभिक सप्ताह में इनकी बुआई होती है, और कब तक, ये मार्च यानी कि होली के पहले पहले आपके या होली के बाद कुछ काट ली जाती हैं रबी की फसलें। दूसरी आती हैं खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें तब बुआई होती है जैसे ही आपके जून में या 15 जून के बाद आपके कब जुलाई मानसून का जब प्रारंभ होता है तो खरीफ की फसलों की बुआई होती है, जैसे कि आपके धान हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना, इनका आपका जो बुआई होती है। और आपके कब, ये आपके 15 सितंबर के बाद यानी कि 90 से 95 दिन के बाद आपकी खरीफ की फसलों की कटाई होती है। तो खरीफ की फसलें आपकी कब बुआई की जाती हैं, मानसून के प्रारंभ में, यानी कि जैसे ही मानसून प्रारंभ होता वैसे ही खरीफ की फसलें आपकी क्या होती हैं, बुआई स्टार्ट हो जाती है। और ये दिवाली के पहले पहले, अब देखिए डेट की बात करें तो डेट क्या है, बदलती रहती। कुछ क्षेत्रों में जैसे पहले कट जाती, जैसे अपने मध्य प्रदेश की अपेक्षा आप देखें छत्तीसगढ़ में पहले कट जाती है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर आपने तो 15 अक्टूबर बताया था। तो इसीलिए मैं इनको एक आंकड़ा बता रहा हूं कि जो खरीफ की फसल है ये कब, आपके मानसून के प्रारंभ होने के उपरांत और आपके दीपावली के पहले पहले इनकी फसलें कट जाती हैं खरीफ, और दीपावली के पूर्व ही दूसरी जो फसल होती है रबी की फसल, इनकी बुआई शुरू हो जाती है। और होली आने के पूर्व ये होली के दौरान आपके ये फसलों की कटाई होती है। अब बचता है लगभग आप देखें कि मार्च अप्रैल के समय जो होली होती है उसके बाद आपके मार्च अप्रैल के महीने से लेके जब तक मानसून नहीं आता, यानी कि जो आपके 15 जून तक का समय है, वहां पे आप देखें कि ये कुछ क्षेत्र खाली पड़े रहते हैं। तो इनमें भी कुछ आपके जायद फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देखें कि जितना भी गंगा नदी का किनारा है यानी कि जो पाट है वो सूख जाता है, तो वहां पे आपकी जायद फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश का लगभग आपका ज्यादातर जो भूभाग है वो मैक्सिमम आपके द्विफसली क्षेत्र है, लेकिन आपके कुछ क्षेत्रों में जैसे कि आपके आलू हो गया, प्याज हो गया, इन फसलों का भी उत्पादन यानी कि जो तीसरी फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है, तो इनको क्या कहते हैं, आपकी जायद फसलें। तो मध्य प्रदेश की भी जो तीनों तरह की फसलें उत्पादित की जाती हैं, रबी की फसलें उत्पादित की जाती हैं, खरीफ की फसलें उत्पादित की जाती हैं और जायद फसलें उत्पादित की जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक पिछले 4-5 वर्षों से सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसमें आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादन होती। जैसे कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में यदि आप देखें कि मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन आपके सर्वाधिक देखने को मिलता है।
तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कि इसमें जो गेहूं का उत्पादन है गेहूं के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश में देखेंगे कि आपके जो गेहूं के संदर्भ में आपके जो मालवा का क्षेत्र है यानी कि जो मध्य नर्मदा घाटी है, तो उसमें आपको या जो मालवा वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपके यानी कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही आपकी गेहूं के फसलों का उत्पादन देखने को मिलता है। और ये किस प्रकार की आपकी रबी की फसल है गेहूं, और इसमें आप देखिए कि जो गेहूं का फसल का बुआई है मध्य प्रदेश के लगभग आपके कितने 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर बोई जाती है। ये मध्य प्रदेश के कितने 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर आपके किसकी बुआई होती है, गेहूं की फसल की बुआई होती है। और यह लगभग आपके जो कितना ये आपके 60 लाख हेक्टेयर पर बुआई होती है और इसका उत्पादन भी सर्वाधिक होता है, जिसमें कि लगभग आपके जो उत्पादन है इसका यानी कि अनुमानित आंकड़ा, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है क्योंकि प्रतिवर्ष उत्पादन बदलता रहता, तो लगभग आपके ये 200 मीट्रिक टन के आसपास इसका उत्पादन होता है। किसका, गेहूं का उत्पादन होता है। कितना, 200 मीट्रिक टन। यानी कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में यदि बात की जाए कि मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर आपके किसके गेहूं की फसल की बुवाई होती है और लगभग 200 मीट्रिक टन आपके गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और इसीलिए आपके जो गेहूं उत्पादन में पिछले 4-5 साल में मध्य प्रदेश सर्वप्रथम है और इसको आपके कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला। अब यदि यहीं पे देखें कि जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में देखें कि जो मध्य प्रदेश में जैसे कि आपके जो मालवा का क्षेत्र हो गया, उज्जैन, देवास, है ना, आपके जो पूरा मालवा का पठार आप लोगों ने देखा था, जो मध्य प्रदेश का मैंने भौगोलिक विभाजन बताया था, उसमें जो मालवा का पठार है उधर आपके सर्वाधिक गेहूं, नर्मदा घाटी में आपके सर्वाधिक गेहूं, और आपके पूरे मध्य प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन, इधर आपके रीवा पन्ना के पठार, मतलब लगभग पूरे मध्य, लेकिन सर्वाधिक की बात कर रहे हैं तो जो आपके मालवा के पठार और मध्य नर्मदा घाटी जो है इसमें आपके गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। और यदि बात करें कि ये जो राज्य की जो सिंचित फसल है यानी कि लगभग रबी की फसलों में यदि बात की जाए तो रबी की फसलों की जो टोटल क्षेत्रफल है, तो मध्य प्रदेश के रबी के मौसम में यदि बात की जाए तो 50% क्षेत्रफल पर यानी कि जो भूमि है उसमें आपके किसकी फसल बोई जाती है, गेहूं की फसल बोई जाती है। ठीक है, किसकी फसल, गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। अब यदि देखें कि इस गेहूं का मध्य प्रदेश के कुल कृषि उत्पादन की योगदान की बात करें तो जो मध्य प्रदेश का कुल कृषि उत्पादन है यानी कि मध्य प्रदेश में जितनी भी कृषि टोटल कृषि उत्पादन उसमें गेहूं का योगदान की यदि बात करें तो गेहूं का लगभग आप 15.94% आपके गेहूं का योगदान है मध्य प्रदेश की कुल कृषि में। और साथ ही देश की बात करें कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं उत्पादन है इसका देश की कृषि में कितना योगदान है, तो 8.59 आपको उत्पादन, मतलब कि जो मध्य प्रदेश में टोटल कृषि उत्पादन होता है उसमें आप देखेंगे कि 15% किसकी हिस्सेदारी है, गेहूं की फसल की हिस्सेदारी है। और जो देश का कुल गेहूं उत्पादन उसमें मध्य प्रदेश में उत्पादित गेहूं का आपका कितना है, आपके 8.59 आपके हिस्सेदारी किसकी है, आपकी गेहूं की फसल की है। और गेहूं की फसल से जानते हैं कि गेहूं से क्या बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है। तो सबसे प्रमुख फसल आपने देखा गेहूं की फसल। गेहूं की फसल किसके, रबी के मौसम में बुवाई होती है लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल की बुवाई की जाती है और जिसका अनुमानित उत्पादन आपके कितना 200 मीट्रिक टन देखने को मिलता है। और इसमें तीसरी चीज आपने देखा कि मध्य प्रदेश का जो कुल कृषि उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का कितने हिस्सेदारी है, इसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल कृषि उत्पादन में 15.94% आपके किसके उत्पादन है, आपके गेहूं की हिस्सेदारी है। और देश के कुल क्षेत्रफल में आपके यानी देश के कुल कृषि उत्पादन की बात करें तो 8.59 आपके किसकी हिस्सेदारी है, गेहूं की, मध्य प्रदेश में उत्पादित गेहूं। ठीक है, अब यदि बात करें यहीं पे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिलों की बात कर लें तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो जिले हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं, आपके होशंगाबाद पहले नंबर पे है, आपके कौन सा, होशंगाबाद देखने को मिलता है। यानी कि होशंगाबाद में आपके सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा आपके देखने को मिलता है कौन सा, रायसेन, और तीसरा आपको देखने को मिलता है कौन सा, उज्जैन। ठीक है, ये आपके
सॉरी, होशंगाबाद, विदिशा और सीहोर, ये तो एरिया में है। होशंगाबाद, विदिशा और सीहोर, ये 3 प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। पहला तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक कौन सा है आपके, होशंगाबाद, दूसरा है विदिशा और तीसरा है सीहोर। अब न्यूनतम उत्पादन की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम गेहूं उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, यानी कि जहां पे आपकी गेहूं का उत्पादन न्यूनतम होता है वहां पे आपके गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। कौन सा, पहला तो जो आपके पूर्वी पठार का क्षेत्र है, अनूपपुर, उमरिया, पहले नंबर पे है अनूपपुर, दूसरे नंबर पे है उमरिया और तीसरे नंबर पे है आपके कौन सा, टीकमगढ़। ये 3 जिले आपके देखने को मिलते हैं जहां पे आपके गेहूं का न्यूनतम प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, यानी कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले कौन कौन से, होशंगाबाद, विदिशा, सीहोर, और न्यूनतम गेहूं उत्पादक अनूपपुर, उमरिया और शहडोल। ये आपके क्षेत्रफल में यानी कि उत्पादन की दृष्टि से। यदि क्षेत्रफल की बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहां पे है, तो होशंगाबाद में है। और यदि बात करें कि न्यूनतम गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहां पे है, क्षेत्र की बात करें तो आपके बुरहानपुर में। ये याद रखिए, 4 आंकड़े आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। पहला तो है सर्वाधिक किसमें, उत्पादन में, होशंगाबाद, और क्षेत्र में भी होशंगाबाद, न्यूनतम उत्पादन में अनूपपुर और क्षेत्र में बुरहानपुर। ठीक है, ये 4 आंकड़े याद रखिएगा। बाकी 3 याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले यही पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है, या सर्वाधिक गेहूं उत्पादन क्षेत्र कहां पे है, न्यूनतम गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है, न्यूनतम आपके क्षेत्र कहां पे है। ठीक है, तो ये गेहूं से संदर्भित आपने आंकड़े देख लिए कि कौन कौन से हैं, क्षेत्र कितना है, क्षेत्र के साथ साथ उत्पादन कितना है, देश में कितनी हिस्सेदारी है, और राज्य के कुल कृषि उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है, सर्वाधिक उत्पादन किस में है, न्यूनतम उत्पादन किस जिले में है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहां पे है, और न्यूनतम गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहां पे। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप देखते हैं दूसरी फसल आपको देखने को मिलती है चावल की फसल। अब बात कर लेते हैं चावल के संदर्भ में। दूसरी जो फसल देखने को मिलती है चावल, ये आपके मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जो चावल की फसल है ये आपके किधर साइड आपके देखिए कि आपको याद होगा मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब किया गया था, आपके 1 नवंबर 2000, यानी कि जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है 1 नवंबर 2000 को किया गया था, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को विभाजित कर दिया गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, पहली बात तो आपके किसके, खनिज संसाधन की दृष्टि से नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ आपका जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है ये कहां पे चला गया है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। यानी कि जो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिला हैं जैसे कि आपके देखिए शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मंडला, बालाघाट, सिवनी, इन क्षेत्रों में आपके चावल उत्पादन होता है, और जो शेष जिले यानी कि जो बघेलखंड का जो सर्वाधिक पठार है ये आपके छत्तीसगढ़ में चला गया है, और इसके बघेलखंड के पठार छत्तीसगढ़ में जाने के बाद आपको क्या है, सबसे ज्यादा यदि फसल की दृष्टि से किसी का नुकसान हुआ है चावल का हुआ है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। यानी कि हमारा जो सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है ये आपके कहां पे चला गया है, छत्तीसगढ़ में। यदि बात करें कि जो ये चावल की उत्पादन है, ये जो चावल की कृषि की जाती है यानी कि धान की खेती की जाती है, चावल नहीं के धान की कृषि, फिर उससे बनता है चावल। तो जो धान की कृषि है ये आपके किस मौसम में, आपके खरीफ की फसल में की जाती है, यानी कि खरीफ के मौसम में, या इसे आपके क्या कहते हैं, धान किसकी, खरीफ की फसल भी है। और यहाँ पे आप देखें कि मध्य प्रदेश में भी हालांकि विभाजन के बाद नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश में चावल उत्पादन बंद हो गया या धान उत्पादन बंद हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग आपके जो आपके क्षेत्रफल है 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे आपके किसके, धान की खेती की जाती है। अभी भी कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, और जो उत्पादन है ये लगभग आपके मध्य प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया जाता है धान का। ठीक है, उत्पादन कितना है,
55 लाख मीट्रिक टन और कितने क्षेत्र पर बोया जाता है? आपके लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर बोया जाता है। यानी कि आप देखिए, हालांकि मध्य प्रदेश का जो ज़्यादा चावल उत्पादक क्षेत्र है ये कहाँ पे चला गया? आपके छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के जो आपके 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे आपके धान की बुआई की जाती है और लगभग आपके 55 लाख मीट्रिक टन आपके चावल का उत्पादन किया जाता है। यानी कि चावल के उत्पादन की बात करें, चावल के लिए एक सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आपके किस प्रकार की मिट्टी, जो खरीफ की फसल ये चावल है, ये आपके किस प्रकार की मिट्टी में, जो आपकी लाल पीली मिट्टी, यानी कि इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और ये लाल पीली मिट्टी आपके कहाँ पे मिलती है? बघेलखंड के पठार में देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके लिए एक कंडीशन होती है कि वर्षा का जो औसत है वो भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि लगभग आपके 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा का स्तर होना चाहिए। तो ये आप भौगोलिक विभाजन यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आता होगा कि जो मध्य प्रदेश का बघेलखंड का पठार है वहां पे आपके किस प्रकार के ये जो आपके लाल पीली मिट्टी का भी विस्तार है आपके कहाँ पे? आपके बघेलखंड के पठार में। और साथ ही साथ आपके यहाँ का जो वार्षिक वर्षा का औसत स्तर है ये भी क्या है? आपके ये सर्वाधिक है। इसीलिए जो आप मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले देखेंगे वहाँ पे आपके किसके? चावल की फसल आपके सर्वाधिक होती है। अब जैसे आप देखेंगे कि जो आपका जो ये आप देखिए मैप, इसमें देखेंगे कि ये वाले जो क्षेत्र है ये यहाँ से आपका ये पूरा क्षेत्र, इसमें आपके चावल की जो फसल है ये सर्वाधिक, यानी कि जैसे आप देखें शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, अनूपपुर, आपके मंडला, सिवनी, बालाघाट, इन सब जिलों में आपके चावल का उत्पादन, आप सिवनी, छिंदवाड़ा, है ना, तो ये जिले। अब यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले और सर्वाधिक क्षेत्रफल के संदर्भ में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं कि जो सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले हैं बालाघाट, दूसरा है आपके सिवनी, और तीसरा जो प्रमुख चावल उत्पादक जिला देखने को मिलता है ये कौन सा है? आपके मंडला। बालाघाट, सिवनी और मंडला ये तीन सर्वाधिक यानी कि प्रथम स्थान पे आपके प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। कौन कौन से? बालाघाट, सिवनी और मंडला। और न्यूनतम चावल उत्पादन की यदि बात करें कि न्यूनतम कहाँ पे चावल का उत्पादन होता है यानी धान का उत्पादन, तो ये आपको देखने को मिलता है कि जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं जैसे कि इंदौर, नीमच, और जो तीसरा जिले को देखने को मिलता है कौन सा? आपका शाजापुर। यानी कि आप देख रहे हैं इसमें देखिए कि जो इंदौर, नीमच और शाजापुर ये तीनों मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं। जैसे कि इंदौर आपके पश्चिम में स्थित है, मालवा, नीमच और शाजापुर ये दोनों उज्जैन संभाग के जिले, यानी कि इधर साइड आपको मालवा के पठार का विस्तार देखने को मिलता है। और मालवा के पठार के बारे में मैंने बताया था कि मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी का विस्तार है, जो कि आपके चावल का उत्पादन यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पे औसत वार्षिक स्तर भी आपके कम है, जैसे कि 75 सेंटीमीटर आप देखने को मिलता है। तो औसत वार्षिक स्तर कम होने के साथ साथ आपके मिट्टी काली मिट्टी, तो इन क्षेत्रों में आपके क्या होता है? चावल उत्पादन आपके कम, और जो सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब चावल की बात हो रही है, धान की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो सर्वाधिक धान उत्पादक क्षेत्र है, तो यदि बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्र की यदि बात करें तो क्षेत्र में आपके बालाघाट पुनः प्रथम स्थान पे है। यानी कि जैसे आपने गेहूं में देखा था कि गेहूं में क्या देखा कि होशंगाबाद उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है और होशंगाबाद क्षेत्र में भी प्रथम स्थान पे, उसी तरह बालाघाट में भी सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र भी है और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला भी आपके कौन सा है? बालाघाट। यानी कि क्षेत्र में देखें तो पहला है आपका कौन सा? बालाघाट देखने को मिलता है, दूसरा आपके देखने को मिलता है सिवनी, और तीसरा आपके क्षेत्र में देखने को मिलता है कटनी। यानी कि जो सर्वाधिक चावल उत्पादक या धान उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? बालाघाट, सिवनी और कटनी में। दूसरा आपके जो न्यूनतम देखने को मिलता है, न्यूनतम चावल उत्पादक क्षेत्र की यदि बात करें तो ये तीनों सेम उसी तरह इंदौर, नीमच और शाजापुर। यानी कि
जो सर्वाधिक उत्पादन करता है उसमें क्षेत्र भी सर्वाधिक है, यानी कि बालाघाट में क्षेत्र सर्वाधिक है तो उत्पादन भी सर्वाधिक कर रहा है, और इसमें इंदौर में क्षेत्र भी कम है और उत्पादन भी आपके चावल का कम कर रहा है। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर है। यानी कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में कृषि के आंकड़े कौन कौन से हैं, दोनों प्रमुख फसलें बता दिया मैंने कि गेहूं की फसल के संदर्भ में और गेहूं के प्रथम उत्पादक जिले, और दूसरा आपका चावल बता दिया। अभी कुछ शेष फसलें और बची हैं जिनको, चूंकि ये लंबा टॉपिक चलेगा इसके लिए मैंने 2-3 इसके वीडियो बनाऊंगा, तो वो जो प्रमुख फसलें हैं ये अपनी दूसरे वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप इन आंकड़ों का रिवीजन या आंकड़ों को एक बार फिर से देख लीजिए, और ये जो प्रमुख गेहूं के संदर्भ में और चावल के संदर्भ में मैंने बताया इसको देखिए, और जो नेक्स्ट फसलों के संदर्भ में मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते जाए। थैंक यू।